चलिए, भूकंप। अभी इंडोनेशिया कहाँ पे आया था भूकंप, जल्दी बताओ तो। बट वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट भूकंप टॉपिक जो है, इट्स अ एवरग्रीन टॉपिक। ओके। तो सिस्मोग्राफ से इसको मेजर किया जाता है। एस तरंगों से पूर्व टी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, अभिलिखित की जाती है, रिकॉर्ड होती है, मतलब रिकॉर्ड की जाती है मतलब रिकॉर्ड होती है। पहले वो पहुंचती है अर्थ से, पृथ्वी से, कौन सी जो भूकंपीय तरंग, भूकंप जो है वो तरंगों के माध्यम से ट्रैवल करती है। ठीक है। तो एस तरंग, पी तरंग, एस वेव, एल वेव एंड पी वेव। तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद में रखिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट काम आएगा। ठीक है। तो सिस्मोग्राफ में पहले पी तरंगे एस तरंग से पहले दर्ज की जाती है। ठीक है, रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सही कथन है। और पी तरंग में अलग अलग कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे, कल ही मैंने बताया था, आगे पीछे कंपन करते हैं। एक तरंग जो है वो इस डायरेक्शन में, इस तरह से होता है, आगे पीछे ऐसे। ठीक है। और एक होता है आपका ये बात समझ में आई, समकोण पर ऊपर नीचे कंपन कर, अलग अलग तरंग जो फैलेंगे तो वो आगे आगे पीछे मूव करेंगे, जबकि तरंगों के कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल सही बात, ये भी सही बात है। ठीक है। ज्योग्राफी में डिम्पल जी आपने पढ़ लिया होगा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा अभी तक, जो मैंने शेयर किया था। गुलबशालवी जी, ज्योति जी, जल्दी से बताओ, पढ़ लिया ना। हाँ, तो उसमें ये देखने को मिला होगा। अच्छा। अच्छा शेखर जी, आप मुझे ये भी बताइएगा थोड़ा सा, आ, इसको फिर से करने में बहुत टाइम जाएगा मेरा। तो जितने भी मैंने एनसीईआरटी 6 to 12 में छोटा सा भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, तो मैंने उसको, उस पिक्चर फॉर्म को लिया है। ठीक है। बट वो फोल्डर फाइल में, मैं एक एक करके फिर से सबको पेस्ट करूं, फिर से ये करूं, तो क्या मैं, कोई ऐसा तरीका है जो पूरा फोल्डर शेयर हो जाए। शेखर जी। अरे ज्योति जी अभी आ रही हैं, वेरी गुड। पूरा फोल्डर शेयर हो सकता है क्या ग्रुप में? तो अंदर का फोटो नहीं, मतलब पूरा फोल्डर ही शेयर कर दूं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर का सारा चीज चला जाए, ऐसा कुछ? चलिए, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आइए बात कर लेते हैं। तो भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऊर्जा जो है ये चार प्रकार की तरंगों से बाहर निकलती है, पी, एस, एल एंड ए। लाइट ये सबसे लास्ट में है। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद बात कर लेंगे इस पे जरा सा। ठीक है, सबसे तेज गति में कौन होता है, सबसे इसकी गति किसकी तेज होती है? पी तरंग की। 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में ये 6 से 13 किलोमीटर चल जाता है, पहुंच जाती है। वाह, इतनी स्पीड में अगर ट्रेन चले तो आने वाले समय में होगा, इतना नहीं होगा लेकिन फिर भी होगा। ठोस, तरल और तीनों माध्यम में गैस, तीनों माध्यम से ये यात्रा कर सकती है पी तरंगी। एस तरंगे जो है, इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन थोड़ी कम होती है और केवल ठोस में ही यात्रा करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अब चूंकि पी गति तरंगों की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, तो सिस्मोग्राफ में पहले दर्ज होगी क्योंकि पहले पहुंचेगी, ऑब्वियस सी बात है यार। पी तरंगे जो होती हैं, पी वेव्स, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल है तो आगे पीछे ऐसे ऐसे दर्ज होगी। और ट्रांसवर्स
एस तरंगे होगी, एस वेव होगा, जिसमें कण समकोण इस तरह से। अरे ये है ना एस तरंगे, कैसे कैसे मिसिंग है? एस तो है ही, मिसिंग कहाँ है? ये कल ठीक करके दिया था, ये तो ठीक की बात हो रही है क्वेश्चन में। ओके ओके ओके, ठीक है जी। अरे रे रे, वेरी गुड यार, बहुत। मैं तो आपको हल्के में ले रहा था, बताइए आप इतनी बारीक चीज जो है पकड़ लिया, वेरी गुड। चलिए, प्रयास सही दिशा में हो रहा है। यहाँ पे एस होगा, एस तरंगे। हाँ, एक माइनर सा मिस्टेक बट बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, ये क्लियर है। भारत में कोयला की बात कर रहे थे। अब देखो, मैंने जितना भी फोटो कल कलेक्ट किया है, रात के 1 बजे तक तो मैं यही करता रहा, ठीक है। तो उसमें मुझे नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किया, बट नंबर ऑफ जो पिक्चर्स है वो कलेक्ट हो गए। उस पिक्चर को आप लोगों को क्या करना है, देखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब 1 घंटे में आप सारा पिक्चर देख लो। कलेक्शन में भले मुझे 4-5 घंटे लग गए, लेकिन आप लोग उसको 1 घंटे में देख सकते हो। तो ये बहुत स्पीडली रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक फीडबैक दे देना मुझे। करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि कैसे मैं पूरा आप लोगों को पूरा फोल्डर फाइल ही शेयर कर दूँ अभी क्लास के बाद। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों में, वही फर्नेस की बात हो रही है। इसमें कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें से किसी में भी समुद्र जल का, ये हो चुका था कल, इसीलिए हम उसको नहीं करेंगे अभी। अब 22 से स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का दिन जो है, सबसे लंबा सबसे लंबा दिन आमतौर पे कब होता है? इक्विनॉक्स कब होगा भाई? समर सोलिस्टिक वाला 21 जून। ये भी हमने ऊपर में देखा था। देखिए, 23 में भी पूछ लिया गया है, रिपीट है। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, रिपीट है ना। और इसी का मैंने सेम पिक्चर फॉर्म आपको एनसीईआरटी से कलेक्ट करके दे दिया है, सेम चीज। तो जैसे ही आप 21 जून देखिएगा, 23 सितंबर, दिन और रात बराबर हो रहे हैं, नॉर्थ में हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में, ये दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो कर्क रेखा में कैंसर 23.5 डिग्री अक्षांश में सीधी पड़ती है, इसीलिए दिन लंबा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब देखिए, 23.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस नहीं, एक्सिस यहाँ कर लीजिए, क्योंकि ये टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब झुका हुआ है, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। मतलब ये सॉरी, थोड़ा सा ये झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री जो ये जो आपका कर्क रेखा है, ये सूर्य के सीधे पड़ जाती है। इसीलिए गर्मी के समय में, यानी 21 जून को दिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। सूर्य की ओर झुका हुआ रहेगा तो दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी, बिल्कुल एज इट इज 24 में पूछा गया है। पोल्स पे मोहित कुमार है क्लास में? मोहित कुमार, अभिषेक गौतम, हाँ मोहित कुमार है। कल रिपीट हुआ है। पोल्स के पास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो वहां गर्मी कम पड़ती है। आर्कटिक सर्किल में बात करें तो ये 6 महीना दिन और रात होगा, है ना। इक्वेट इक्वेटर में बात करें तो उत्तर वाले क्षेत्र में अधिक समय तक सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिससे कि वहां गर्मी ज्यादा होगी। सादर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ठीक इसका उलट हो जाएगा। 21 जून नॉर्थ में बड़ा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून, यहाँ पे दिन लंबा हो गया, डे जो है ये लॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भीषण यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। ठीक है, 12, दिल्ली की बात करें हम, अच्छा, हाँ, दिल्ली में अगर हम बात करें तो 12 बजे सिर के ऊपर होता है, तो धूप ज्यादा होगी। इस दिन भारत, अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देशों में दिन अधिकतम होता है, दिन लंबा हो जाता है। पोलर में देखिए तो 21 मार्च, ये नॉर्थ पोल की बात हो रही है। नॉर्थ पोल का मतलब ये पोल, मोहित कुमार, और सदर्न पोल ये अंटार्कटिका, ऊपर में आर्कटिक। 21 मार्च और 23 सितंबर तक दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, बाकी दिन रात रहेगी।
साउथ पोल में 21 सितंबर से 21 मार्च तक, जब यहाँ ऊपर रात होगी तो नीचे दिन होगा, नीचे दिन होगा तो ऊपर रात होगी, ऐसा। ठीक है, ये देख लीजिए, 21 सितंबर है, 23 सितंबर है, यहाँ 21 सितंबर, और 21 मार्च है तो यहाँ 21 मार्च कर दिया, एज इट इज। ऊपर रात होगा तो नीचे दिन, नीचे दिन होगा तो ऊपर रात, ऐसे समझ लो। चलिए, तो दिल्ली का में दिन की जो अवधि है लगभग 14 घंटे की हो गई, जबकि लद्दाख में यह और अधिक हो जाएगी। क्यों? लद्दाख कहाँ पे है? ईस्टर्न साइड पे, तो दिन सबसे ज्यादा वहां पे क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ दिल्ली में 14 घंटे हो रही है दिल्ली में, तो पश्चिम बंगाल में कितनी होगी? तो पश्चिम बंगाल का आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका अक्षांश और देशांतर देखना होगा। अब ये तो याद नहीं होगा, बट दिल्ली यहाँ पे है यार, और वेस्ट बंगाल आपका, ये देखिए, ये है ना, ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दिल्ली यहाँ पे है। तो दोनों के बीच में आप देखिएगा कि दूरी कितनी है। तो कॉमन सेंस अगर आप लगाइएगा तो ऑब्वियस है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के इस कोस्टल एरिया तक, यहाँ तक हम पकड़िए, इन दोनों के बीच में सूर्य उगने का गैप कितना है, मतलब सूर्य यहाँ सबसे पहले उगेगा, तो गैप कितने इन दोनों के बीच का कितना है? 2 आवर्स। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कुछ कुछ चीजें, नॉर्मल चीजें मैं बता दे रहा हूँ ताकि रिवीजन में काम आ जाए। क्लास को मिस मत कीजिए भाई, है ना, क्योंकि मैं आराम से बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो। दोनों में फर्क समझो, मैं कितना भी समझा लूं, आप लोग पढ़ोगे बहुत स्पीड में। चलिए, शशांक जी आपने शायद टेस्ट नहीं दिया था, नहीं दिया था हिस्ट्री का? अच्छा, नहीं दिया था। चलिए, तो देना चाहिए ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, करते हैं विचार। देखिए, यूपीएससी रीजन बेस्ड, मैंने कल क्या बताया था, या कई बार बता चुका हूँ, रीजन बेस्ड सवाल पूछ रहा है। मेघ, बादल इसका फेवरेट टॉपिक है, और हर बार ये मुंह उठा के पूछेगा। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं, भैया गर्म रखते हैं ना। उच्च मेघ जो है क्लाउड घेर लेगा, तो गर्मी जो है ये बाहर निकल नहीं पाएगी। ये अर्थ है कि इसकी गर्मी बाहर, इसने छतरी लगा दी है, तो भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली, यानी यहाँ से रेडिएट होने वाली, निकलने वाली, जो उत्सर्जित होने वाली जो इंफ्रारेड किरण है, का निम्न मेघ से उच्च मेघ अवशोषण कर लेते हैं। इससे तापन प्रभाव होता है। कौन सा कथन सही है? दोनों नहीं है। पृथ्वी पर जो एनर्जी बैलेंस है मुख्य रूप से बादल, वायुमंडल और सतह पर निर्भर करता है। ठीक है, हाई क्लाउड्स पे क्या है, पतले और ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं। सिरस क्लाउड जो है अधिकतर ट्रांसमिट करते हैं, विकिरण को पार कर जाते हैं, इसलिए रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है। तो रिफ्लेक्शन कम होता है, परावर्तन बहुत कम होता है। परावर्तन का मतलब क्या है? टकरा के वापस जाना, यानी बंदूक की गोली, जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट क्या कर रही है, उसको रोक दे रही है, और मानव शरीर हो तो उसको आर पार भी कर सकती है। तो यह बादल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पुनः नीचे भेज के री रेडिएशन करके सतह को गर्म करने में योगदान देती है। ठीक है, अब जरा सा दिमाग लगाइए कि क्या कल हमने इसके बारे में पढ़ा था? कमेंट करके जल्दी से। करंट अफेयर की क्लास लग चुकी है यूट्यूब पे, चलिए वहां से देख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं कथन 2 पे। तो निम्न बादल, लो क्लाउड जो है घने और निचले ऊंचाई पर स्थित बादल जो है, जैसे स्ट्रेटस क्लाउड जो है, क्यूमुलस क्लाउड, अधिकतर ये जो दो क्लाउड है, बादलों के प्रकारों की बात है। बादल के प्रकार कितने हैं सबको पता है,
चलिए, तो ये अधिकतर सौर विकिरण को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, टकरा के वापस भेज देते हैं, जिससे कि सतह ठंडी हो सकती है। तो ठंडी कौन कर रहा था, निम्न बादल, लो क्लाउड्स। और ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, देखिए, उच्च मेघ, हाई क्लाउड। तो स्टेटमेंट ही बदल दिया इन्होंने। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रभाव सतह को ठंडा करने वाला हो। तो क्या कोई बादल सतह को गर्म या ठंडा करेगा, तो डिपेंड करेगा यार बादल की ऊंचाई किस हाइट पे है, उसकी थिकनेस क्या है, जलवाष्प की मात्रा किसमें है, कंपोजिशन पर निर्भर करेगा। तो उच्च बादल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जबकि निम्न बादल आमतौर पर कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। क्लियर। चलिए, बादलों की प्रकार की बात करें तो ऐसे देखिए, स्ट्रेटस, कुमुलस एंड सिरस। सबसे नीचे कौन होगा, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और सिरस, मतलब सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। क्लियर। अब इतना डिटेल मैंने दिया है कि अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं, यानी पहले कभी बचपन में पढ़ा होगा 10 साल की उम्र में, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना मोहित कुमार। तो उस वक्त यानी एक हल्का सा भी आइडिया है कि बादल है, बादल किसको कहते हैं, कितने प्रकार है, वो सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो यूपीएससी, मैं फिर से कहूंगा, इस पे स्टिक रहना। जब भी बाहर का खाने का मन करे भोजन, पीवाईक्यू को उठा के पढ़ने बैठ जाना। ठीक है। चलिए, बादल और जलवायु परिवर्तन, क्लाउड एंड क्लाइमेट चेंज। बादल का जो असर है स्थानीय मौसम और वैश्विक जलवायु दोनों पर पड़ेगा। ट्रॉपिकल क्षेत्र में ऊंचे बादल तापमान बढ़ाने में योगदान देंगे, और लोअर लैटिट्यूड में निम्न बादल अधिकतर सतह को ठंडा करने का काम करते हैं। ठीक है। बादल और विकिरण में बैलेंस की बात करें, क्लाउड एंड रेडिएशन बजट की बात करें, तो पृथ्वी से अंतरिक्ष से निकलने वाली ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बादलों द्वारा क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। ऑब्वियस है, बादल आने से रोकेंगे भी और जाने से भी रोकेंगे, हीट को रोकने पर ये दोनों अलग अलग बादल करेंगे। तो क्लाउड एल्बिडो, ध्यान दीजिएगा, एल्बिडो फिर से आया है। एल्बिडो का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड में, सिंगल वर्ड अगर बोले तो रिफ्लेक्शन। बर्फ की सतह पर आपने देखा होगा, एल्बिडो पूछा भी गया है, बर्फ की सतह पर जो रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, एक लाइन में टकरा के वापस चलिए। तो क्लाउड एल्बिडो जो है, अधिक होने पर सौर ऊर्जा का बड़ा भाग अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। नहीं, बाद ये देखिए, ये है आपका बादल और ये अंतरिक्ष, तो ये सब है अंतरिक्ष। अब यहां से जो रेडिएशन आ रहा है, बादल क्या कर रहे हैं, उसको वापस भेज दे रहे हैं। तो पृथ्वी थोड़ी सी कंपैरेटिव ठंडी हो जाती है। क्लियर। चलिए, कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक, देखिए चाय पूछा है, चाय, कॉफी, रबर, लिख लीजिए अलग से। ठीक है। अब पूछा है क्या, यहाँ पे देखिए उत्तर चेंज है, शशांक जी के लिए स्पेशली। ठीक है, बस यहीं पे चेंज करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के हिसाब से लगाया गया है। तो चाय उत्पादन विश्व में अग्रणी देशों में से एक है भारत, ऑब्वियस है। असम, पश्चिम बंगाल, देखो चाय बिहार में भी हो रही है, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में नहीं हो रही है कि भैया हम निर्यात कर सके पूरा। क्वालिटी बहुत ज्यादा हो रही है, सॉरी मतलब क्वालिटी कह रहा हूँ, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। तो लगभग हर जगह वो उगाई जाती है यार, ऐसे ही दिमाग लगा लो। तो इतने में त्रिपुरा में हो रही है कि नहीं, अब ये सब जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप हर जगह हो रही है। ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई पढ़ के इसको सॉल्व नहीं कर सकता, जो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये कोई लोहा तो है नहीं कि कुछ ही जगह पाया जाएगा। भाई एटमॉस्फेयर, हमने उसको उस क्लाइमेट के अनुसार उसको उगा दिया, उपजा दिया। आई बात समझ में। हाँ, अब लद्दाख का जो डेजर्ट एरिया है, वहां कुछ नहीं, वहां चाय नहीं होगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है।
तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल, कर्नाटक, बिहार, किशनगंज जिला जो है ना, वहां भी जहाँ जूट सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां भी आपको चाय थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। तो केरल का जो हाईलैंड क्षेत्र है, हाई रेंज, मुन्नार में चाय की खेती होती है। मुन्नार क्या है? केरल का मुन्नार। केरल का मुन्ना कर लो यार। और क्या उपजा रहा है? चाय की खेती कर रहा है। तो हाईलैंड क्या, हाई रेंज क्या है? हाईलैंड, सॉरी, यहाँ पे हाई रेंज लिखा है, यहाँ पे देखिए, रेंजेस, हाई रेंजेस और हाईलैंड। ठीक है। एक लो, केरल का, एक जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ये केरल का समुद्र से 3 मीटर नीचे है, वो कौन सा लैंड है? पहले भी पूछा था, फिर से पूछना। कांगड़ा घाटी का वैली कहाँ पे है? कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल। त्रिपुरा, यहाँ भी चाय हो रही है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग हो ही रही है। आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध नहीं है, बट तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ भी चाय हो जाती है। प्रसिद्ध नहीं है, बट चाय हर जगह हो रही है अब। ठीक है। चलिए, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु आवश्यक है। फ्रॉस्ट फ्री वातावरण और लगातार नमी अनिवार्य है। 1500 मिलीमीटर कम से कम वार्षिक वर्षा आवश्यक है। उपजाऊ मिट्टी, जल निकासी, यानी पेड़ के पौधों में अगर जड़ में पानी रुक गया तो पौधा मर जाएगा। चाय पीने से, खाली पेट पीने से एसिडिक होता है, इसलिए बिस्किट या बाकी चीजें कही जाती है खाने के लिए। क्या होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती। तो अम्लीय मिट्टी में होगा जो भी आपका प्रोडक्ट अम्लीय मिट्टी में प्रोड्यूस होगा, वो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। कॉमन सेंस। एसिड बोले तो 7 से नीचे, 7 से नीचे। क्लियर? चलो, तो असम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में अग्रणी है। नीलगिरी, पश्चिमी घाट वाला, यहाँ भी चाय के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोडारू, कोडागू जो है, ये भी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और जो चाय का जो उत्पादन है उसको रेगुलेट और कंट्रोल जो दोनों कर देता है। क्लियर है? हम भारतीयों के लिए चाय जरूरी नहीं थी, बट हमने इतना ज्यादा कर लिया है। हाँ जी। कौन सा होना चाहिए? डी। सब नहीं, सभी सभी राज्य, सभी में है, सभी राज्यों में है। प्रसिद्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए शेखर जी, यहाँ पे कहाँ गया ये है, एक सेकंड, ये वाला आंध्र प्रदेश आमतौर पर उत्पादन के प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध अलग चीज होती है। तो हर जगह प्रसिद्धि के लिए ही हो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो सभी है, सभी है, सभी में हो रहा है। 3 राज्य नहीं, सब में है। ठीक है। चलिए, पूछा है, यहाँ देखिए, चाय उत्पादक राज्य, यानी चाय प्रोड्यूस कर देता है, प्रसिद्ध है या नहीं है वो छोड़ दो। टी स्टेट नहीं कह सकते उसको हम। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वेरी गुड। चलिए, दुर्लभ मृदा, मैंने कल भी करंट अफेयर की क्लास में कहा दुर्लभ मृदा आएगा, और फेब मंथ में मैंने दुर्लभ मृदा दे रखी है। फेब का मैगजीन भी दे रखा है आप लोगों को, है ना। चलिए, बात कर लेते हैं। मोनाजाइट केरल के तट पे मिलेगा, बालू में मिलेगा। थोरियम का ये और है ये। ठीक है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ठीक है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, थोरियम होता है, बिल्कुल होता है, उसी का तो है भाई, केरल का तट है ना। चलिए, भारत की समस्त तटवर्ती बालुका, समस्त तटवर्ती बालुका में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। भैया केरल केरल चिल्ला रहा हूं तो कोस्टल एरिया तो 7 9 हो गए ना। इंडिया में 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कोस्टल एरिया है जिनका, पर सब जगह तो नहीं पाया जाता। भारत में केवल सरकारी निकाय है ही मोनाजाइट संसाधित, नहीं उसको प्रोसेस कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं।
ऑब्वियस है यार, रेयर अर्थ में ये है, मिट्टी में मिल रहा है, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, कॉमन सेंस। ये तो कॉमन सेंस से सही हो गया फोर। अब इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। क्लियर? अब बताओ कौन सा होगा? ओनली थ्री होगा। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? कि प्रभु बात को समझ लो। क्वेश्चन यूपीएससी ने चेंज नहीं किया, पूछने का तरीका अप्रोच में थोड़ा सा चेंज लेके आया। ये देखो, ओनली टू भी है, ओनली थ्री थ्री कर दिया यहाँ पे, ओनली वन तो है नहीं। चलो, तो ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। आप बोलो, मैं ऐसे क्वेश्चन बना के दे दूंगा आप लोगों को, और यही दे रहा हूँ बेसिकली। मेरे सारे जितने भी टेस्ट में, अगर टेस्ट की बात छोड़ दिया जाए, तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी पैटर्न पे है, जिससे कि बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है कि सर ऐसे क्यों दे रहे हैं, ऐसा कुछ। चलो, मोनाजाइट रेयर अर्थ मेटल में आएगा। फॉस्फेट मिनरल्स है। लेंथे लेंथेनाइ लेंथेनाइडस थोरियम और रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, ये ऑब्वियस है। क्योंकि यूरेनियम नहीं है, बट थोरियम, यूरेनियम का और जो है थोरियम है, और थोरियम का और क्या हो गया, मोनाजाइट। तो रेडियो एक्टिव ये भी होगा। होमिंग जहांगीर भाभा से कहा गया था कि भैया, अमेरिका ने कहा था कि केरल के तट से की जो बालू है, हमें 2 जहाज बालू भर के दे दीजिए, हम आपको राशन दे देंगे, गेहूं देंगे। तब हमें मालूम चला कि भाई ये ऐसा क्यों मांग रहा है हमसे, बालू के बदले में खाना, राशन क्यों देगा ये। चेक करो यार, जब चेक किया गया तो मालूम चला ये निकला, तो भारत ने देने से इनकार कर दिया। ठीक है। भारत में मोनाजाइट दुर्लभ मृदा और थोरियम का मुख्य स्रोत है। न्यूक्लियर एनर्जी का महत्वपूर्ण रिसोर्स है, इसलिए इसमें रेडियोधर्मी तत्व थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाएगा। मोनाजाइट कुछ तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, समस्त जगह नहीं मिलेगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिलेगा, गुजरात में नहीं होगा। ठीक है। तो रेत सैंड है ये, मोनाजाइट सैंड के रूप में केरल और उड़ीसा में केंद्रित है। अब देखो दोनों, अब मैं ये 2 वर्ड डाल देता हूँ, शेखर जी ध्यान से समझना। बस ये दो दो ही स्टेटमेंट डालू मैं और क्वेश्चन बना दूं। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है। बताओ। दोनों सही है यार। अगर आप ऐसे खोद खोद के, मैं और ओपी, हाँ, मैं और ओपी, मैं पहली बार आप शायद इस तरह से बात कर रहा हूँ आप लोगों से अपने ड्यूरेशन में, क्योंकि मुझे अचानक मेरे मुंह से ये एक वर्ड निकला, खोद खोद के। तो ओपी और मैं बैठते थे जब हम लोग पढ़ने के लिए साथ में, तो ओपी का ये वर्ड था कि खोद खोद के पढ़ो। ठीक है। तो यूपीएससी हलवा हो जाएगा बिल्कुल। पबैट के लिए वो लक्ष्मीकांत ही पढ़ता था। पबैट, लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए 2010-11 के बाद आई है, लेकिन पहले पबैट की बुक आती थी, हैदराबाद से निकलती थी पबैट के लिए। तो इकलौता बुक था जिसको पढ़ने से हो सकता है आपका सिलेक्शन। बहुत लोग रीडिंग लेते थे, नहीं होता था। बट जिन जो लोग खोद खोद के, यानी एक एक वर्ड पे जा जाके पढ़ते थे, बिल्कुल, उनका हर बार हुआ। ठीक है, चलिए। परमाणु ऊर्जा नियम जो है ये कब लाया, इंट्रोड्यूस हुआ है 2004 में। इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, भारत में मोनाजाइट का जो प्रोसेस है और निर्यात केवल सरकारी संस्थानों द्वारा ही किया जा सकता है। इंडियन रेल अर्थ लिमिटेड द्वारा, डीएई, परमाणु, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंतर्गत एक सार्वजनिक क्या है, क्षेत्र का उपक्रम है,
जो यानी डीएई क्या करता है, मोनाजाइट के उत्पादन, उसको प्रोसेस और निर्यात की अनुमति देता है। क्लियर? तो निजी कंपनियां इस खनन और व्यापार करने की अनुमति नहीं है, ना खोद सकते हैं, ना एक्सकवेट कर सकते हैं, ना जमीन से निकाल सकते हैं, ना उसका आप ट्रांसफर कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं हो सकता, सब्जी भाजी नहीं है। ठीक है? तो पृथ्वी पर रेयर अर्थ मेटल की बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो 17 तत्व हैं, जिसमें 15 जो है लेंथेनाइडस, स्कैंडियम और इरिटियम, ये शामिल होते हैं। तो 15, 16, 17। यूज कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरी में, चुंबकीय उपकरण में, रक्षा में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो रेयर अर्थ का जो मुख्य स्रोत है वो मोनाजाइट है और बॉस्टन नाइट है, या बेस्टन साइट है, बेस्टन साइट रट लीजिएगा। मोनाजाइट के अलावा एक और भी है, बेस्टन साइट या बॉस्टन साइट, जैसे भी आपको नाम याद रखना है। लिखने के लिए यूपीएससी नहीं देगा आपको, है ना, ऑप्शन से मिल जाएगा आपको। क्या नाम है? ज्योति जी। चलिए, तो भारत में थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा का पर अनुसंधान अभी रिसर्च ही हो रहा है यार। और यूरेनियम है जो जादू गोला, और कुछ कुछ जगह मिलता है, मैक्सिमम में इनरिच यूरेनियम जो है बाहर से लाना, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो 3 चरणों वाला कार्यक्रम है। भविष्य के लिए बात की जा रही है थोरियम के लिए। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में गंडीकोटा घाटी, कैनियन घाटी मतलब कैनियन, खड्ड वाला, नदियों के में से किस एक से निर्मित हुई है? कौन सी नदियां जो है ये खड्ड बनाती है, या खड्ड बनाने से ये घाटी किस नदी ने इस ये खड्ड को, इस घाटी को बनाया है? तो जवाब है पेन्नार। अब चलो थोड़ा सा पेन्नार और इसके बारे में जान लेते हैं। अब वापस कल वाली क्लास में चलिए, दिमाग थोड़ा रिकॉल कीजिए। मैंने आपसे कहा है यूपीएससी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, मेन मेन जो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, ये सब नहीं पूछ रहा है अब। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाओगे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है? गांडीकोटा वैली जो है और पेन्नार नदी, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पेन्नार नदी, अब पेन्नार, ये आपको याद हो गया कि पेन्नार रिवर जो है ये कहाँ बह रही है। ठीक है? तो भारत का ग्रेट कैनियन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना अमेरिका के ग्रेट कैनियन से मिलती जुलती है, इसलिए भारत का ये हो गया। कैसे निर्माण हुआ भाई? तो इरोजन से, वाटर इरोजन से हुआ। जब नदी चलती है तो हजारों वर्ष तक चट्टानों को काटती रहेगी, तो एक सकरी, गहरी, और सकरी का मतलब पतला हुआ, और गहरी का मतलब तो डीप में हो गया, काटते हुए, तो ये बहुत तेजी से चलेगी। तो पन्नार नदी का जो पानी है गांडीकोटा गांव के पास ग्रेनाइट और बलुआ, सैंडस्टोन, कठोर चट्टानों को काटता रहा, जिससे यह घाटी बन गई। तो अगर कल को पूछ ले यूपीएससी की गांडीकोटा घाटी जो है कौन कौन, इसमें कौन कौन सा चट्टान मिल रहा है, तो ग्रेनाइट और स्टैंड स्टोन है। ठीक है? गॉर्ज और घाटी में क्या अंतर है? इंग्लिश में देख लेना भाई, हिंदी का मुझे नहीं पता, आप इंग्लिश में देख लो, गॉर्ज एंड वैली। ठीक है? तो घाटी की बात करें तो ये बहुत लंबे बड़े एरिया में को कवर करेगा, फैला हुआ होगा। अपेक्षाकृत इसका जो तल होगा वो चौड़ा हो, बेस जो होगा वो चौड़ा हो, वाइड होगा, और गौर जो है वो पतली और गहरी होगी। ऊंचे चट्टानों के बीच से ये निरंतर प्रवाह होगी, यानी इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ये गॉर्ज है। घाटी भले है कहते हैं, लेकिन ये गॉर्ज का उदाहरण है। ठीक है? पन्नार नदी का, अब थोड़ा पन्नार नदी पकड़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है भाई, और ऐसे तो आप पढ़ोगे नहीं, ना मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ये नंदी हिल्स कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहेगी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। बस 2 ही नदी है, नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिर रही, बाकी सारी नदियां यहीं गिर रही है। यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है? अब एक लूनी नदी है जो राजस्थान में खो जाती है,
चलिए, तो इसकी और जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, सहायक नदी कौन है? देखो, कोई नदी जा रही है, ऐसे बह रही है, तो कुछ नदी यहाँ से मिलेगी, कुछ नदी यहाँ से आके मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी, कुछ यहाँ से मिलेगी, यही है सहायक नदी। तो बहुड़ा रिवर, चित्रावती, चित्रावती, पापघनी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कल को यही पूछ लेगा कि ये सब जो ट्रिब्यूटरीज है कौन से रिवर की है, तो पेन्नार नदी की है भाई। ओरिजिन कहाँ है, कहाँ किस किस राज्य में बहती है, अब फोकस इस पे कर लो। क्लियर? अब इस नदी पर क्या कोई बांध बांध बनाया गया है? तो संजय सरोवर प्रोजेक्ट चल रहा है, बनाया गया है। सोमशिला डैम बनाया गया है। कडप्पा जिले में ये स्थित है। चलो कडप्पा तो चलो छोड़ो, हटाओ। अच्छा, हिस्टोरिकल भी देख सकते हो। 13th सेंचुरी में आपको काकतीय जो डायनेस्टी है उन्होंने ये बनवाया था, एक किला बनवाया है यहाँ पे, गंडीकोटा का किला है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, जिसको लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। जिस ये लाल बलुआ पत्थर कहाँ पे है? शाहजहां ने बनवाया। तो जो कहा जाता, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब मैं हिस्ट्री बताऊंगा। लाल किला का नाम सुना है? दो जगह है भारत में जो हम लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है ना। एक तो दिल्ली वाला शाहजहां, और एक अकबर वाला इलाहाबाद। ठीक है, चलिए। तो ये अकबर कब आया भाई? 16वीं सदी के बाद में है। 1707 में उसकी डेथ हो रही है। 1707 बोल रहा हूँ, 1605 में डेथ हो रही है। 1707 में तो औरंगजेब की डेथ हो गई है ना। तो 1605 में अगर आप देखिएगा अकबर की डेथ हो रही है, या 1600 के आसपास में डेथ हो रही है, जो भी है एग्जैक्टली मुझे डेट वेट याद नहीं रहता है, ना ही आपको याद रखना, बट पीसीएस वगैरह में पूछ लेगा। तो अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। तो शाहजहां ने बनवाया। अगर अकबर की बात करें तो बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आ रहा है। तो कुल मिला के 16वीं शताब्दी में अकबर है। और ये लाल किला जो बन रहा है, ये एक इलाहाबाद में बना, उसके बाद 17वीं शताब्दी में बन रहा है आपका दिल्ली का। पर काकतीय ने डायनेस्टी ने तो पहले ही बना दिया। कितने साल पहले? 300 साल पहले। देख लीजिए। चलिए, बट हमारे पाठ्य पुस्तकों में फोकस जो वेटेज दिया गया वो इलाहाबाद और उसको दिया गया, काकतीय का नहीं दिया गया। चलिए, मेरे हिसाब से सभी का इंपॉर्टेंस है ना। चलिए, पन्नार नदी का जो विहंगम जो दृश्य है, ठीक है, वो एक वो है, ट्रैकिंग होगा, हर चीज होगा। यहाँ पे बस काम की चीज क्या है कि रघुनाथ रघुनाथ स्वामी मंदिर है और जमैया मस्जिद भी है। दो नाम देख लिया, बात खत्म करो। अब आ जाओ फेमस वैली इन इंडिया, सन कफू घाटी पश्चिम बंगाल में है। अरे दादा, रट लेना, बोलो क्यों? संद कफू लगेगा कि साउंड कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में होगा, मेघालय में होगा, मिजोरम में होगा। नहीं नहीं, जैसे 90% लोगों को पता ही नहीं था कि भाई दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है ना। चलिए, संदकफू स्पीति जो है ये हिमाचल में, लाहौल स्पीति वाला। नीलगिरी तमिलनाडु, जोधा बेटा, सतारा ये तो महाराष्ट्र में है, कांगड़ा ये हिमाचल में। तो ये सब तो इजी है, ये सब पता हुआ आपको पहले से ही है, इसको पढ़ दीजिएगा। नदी द्वारा बनाई गई घाटियां जो है, नर्मदा घाटी में देखिए मार्बल्स रॉक घाटी है, जबलपुर में है भेड़ा घाट वाला। कृष्णा नदी बनाती है महाबलेश्वर घाटी बनाती है। चंबल नदी जो है, चंबल गॉर्ज बनाती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, चंबल का जो जो इरोजन हुआ है, चंबल नदी द्वारा इरोजन हुआ है। इस तरह से आप जब ट्रेन से जाइएगा झांसी, दिल्ली से झांसी, तो आपको बहुत खतरनाक खड्ड देखने को मिलेगा, मजेदार रोमांच से भरा हुआ, जहां पे डाकू छुपा करते थे। नदी ने अपना मार्ग छोड़ दिया तो गहरे गहरे खड्ड बन गए, रह गए।
अब ये किसका एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है? गली इरोजन का। नदी पहले यहां से बह रही थी और इस तरह के खड़ बना दिया इन्होंने, मिट्टी काट काट के। 20-20 फीट, 25-30, 40-40 फीट है हर। अब मान लीजिए यहाँ पे 500 इस तरह की गली बन गई है, तो सब में डाकू छुप सकते हैं, है ना? चलिए, चंबल में इसीलिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से छुपने की इसका स्थान मिल गया, इसीलिए डकैत ज्यादा हो गए, है ना? चलिए, मेल क्या फीमेल क्या? डाकू सुल्ताना का नाम सुना होगा। चलिए, और भी लोग हैं पुरुष में, तो खैर मलखान सिंह और पता नहीं पान सिंह तोमर, बहुत सारे भरे पड़े हैं। चलिए, वापस आते हैं, विचार करते हैं कौन सा मैच कर रहा है। नामचा पर हुआ, देखिए यहाँ, अच्छा यहीं से देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नामचा पर हुआ कहाँ पे है भैया? ये गढ़वाल में नहीं है, ये पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। कौन सी नदी? सांगपो, यारलुंग सांगपो नदी की मोड़ पे स्थित है, और भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो सांगपो जो है, यारलुंग सांगपो ही भारत में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। तिब्बत में जब बह रही है तो वो यारलुंग सांगपो नदी के नाम से। जैसे कि गंगा जो है, गंगा जो है भारत में तो गंगा है, लेकिन जब बांग्लादेश में जाती है तो ये जमुना हो जाती है। जमुना, जमुना, यमुना नहीं, जमुना हो जाती है। ये पता ही होगा आपको। चलिए, नंदा देवी, ये कुमाऊं हिमालय जो है उसमें स्थित है, उत्तराखंड में है। ऋषि गंग पश्चिम में ये ठीक है, ऋषि गंगा वैली, और पूर्व में ये गौरी गंगा घाटी के बीच में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे, नहीं, सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है। तीसरा जो है नोंगक्रेक, कहाँ पे है ये नोंगक्रेक? जो है मेघालय में स्थित है। पश्चिम में मेघालय राज्य के पश्चिम में गारो खासी जयंतिया जो है, तो गारो खासी हिल्स में स्थित है ये। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी है नोंगक्रेक। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। लाल पांडा, एनसीईआरटी में अभी आप लोगों को पिक्चर फॉर्म में मिलेगा ये, अभी मैं शेयर करूंगा तो आपको मिलेगा ये। लाल पांडा पाया जाता है, बिल्कुल। यूपीएससी ने पूछ रखा है कि वर्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। ठीक है, चलिए, पर्वत वाला देख लीजिएगा जरा सा। नॉनकेक हिमालय, धौलागिर कहाँ पे है, किसके निकट में? ये नेपाल वाला में है। त्रिशलू जो है ये उत्तराखंड में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। साल्टोरो जो है लद्दाख में। कॉमेट उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम। क्लियर? क्लियर हुआ? ये सब रटा हुआ होगा, यूपी पीसीएस के लिए रट जाइएगा। ठीक है, बिहार पीसीएस के लिए रट जाइएगा। अभी तो बिहार के लिए, बिहार भी होना है ना? 35% महिलाएं को रिजर्वेशन है, आराम से कर सकते हैं। अब तो आराम से नहीं है मामला, हाँ मेंस में इसका लाभ में जरूर मिल जाएगा आपको। प्री में तो अब बहुत मारा मारी हो गया। चलिए, अब गर्मी ज्यादा लग गई है थोड़ी सी, पानी पी लिया जाए। तो इसका आंसर क्या हुआ? ओनली वन होगा भाई। मतलब ओनली वन का मतलब ये 2 नंबर वाला, केवल दो है ना? चलिए, इसमें भी अब गौर से देखिए, जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे और जहां दिखे नहीं पूछा है, तो नहीं को क्या करना है? सबसे पहले आप लोग सर्किल कर लीजिए, ताकि आपका माइंड जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन ही होंगे जिसमें पूछेगा कौन सुमिलित नहीं है, और हम अभी तक पढ़ते आए, ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर सब में वन 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 करते हुए आ रहे हैं, तो माइंड अगला जो है ये टू भी दिया रहेगा तो ध्यान ओवरलैप करके या हम उसको ओवरलुक करके हम वन ही पढ़ लेंगे।
रमना कहते हैं, मन रम जाता है ना। तो यहाँ पे आपने अपने दिमाग को रोका, होल्ड ऑन किया, भाई देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो इसमें कौन सा नहीं है। चलो, घट प्रभा जलाशय कहाँ पे है? ये कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है घटप्रभा नदी, ठीक है। सिंचाई परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। गांधी सागर, ये चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश का मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश में बहती है, डिस्ट्रिक्ट छोड़ सकते हो आप। और भारत की में बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है, ठीक है। गांधी सागर, इंदिरा सागर सब चंबल नदी में बना है। राणा सागर, चलिए, इंदिरा सागर जो है ये कहाँ पे है? ये एमपी में है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। जलाशय संग्रहित पानी की मात्रा के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा जलाशय हो गया, स्टोरेज कर देता है ये। इंदिरा सागर से नर्मदा जल नदी पर जल विद्युत उत्पादन भी होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, मैथन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ नहीं भैया, मैथन झारखंड में है, धनबाद में, ठीक है। बराकर नदी पर है ये। डीबीसी, दामोदर वैली घाटी और जो कॉरपोरेशन जो है उनके द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण है। कोलकाता के और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन में सहायक है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं 21 पे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, देखिए बार बार वही उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीत में पूछा नहीं जाता क्योंकि शीत में कुछ होता नहीं है, बहुत मामूली सी चीज है। शीत कटिबंध का मतलब क्या, ये देखो, 0 डिग्री, इक्वेटर विषुवतीय रेखा, काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री, ये दिख रहा है आपको, ये बेल्ट क्या है? ये बेल्ट का मतलब ये काल्पनिक रेखा है मोहित कुमार, ऐसी कोई रेखा है नहीं। हमने इस पट्टी को अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वेजिटेशन क्लाइमेट लगभग सेम माना जाएगा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी उष्ण का मतलब जहां गर्मी होगी, तो गर्मी कहाँ पड़ेगी? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री। ये 45 डिग्री, तो यार यहाँ तो थोड़ा सा ये समशीतोष्ण हो जाएगा या शीतोष्ण हो जाएगा। और शीत कटिबंध कहाँ हो गया? ये शीत का मतलब ठंडा हो गया, 66.5 डिग्री, कोई मतलब ही नहीं है। चलो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन जो है, कमर्शियल ट्रेड का प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक गर्म होते हैं। कितना इजी स्टेटमेंट को कितना उलझा के पूछा गया है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि मैंने पहले भी कभी कई बार बता रखा है, सॉरी। हाँ, ट्रेड विंड कहाँ चल रहा है, देखिए, व्यापारिक पवन का मतलब क्या हो गया? समुद्र में ये ट्रेड विंड नाम क्यों पड़ गया? ट्रेड विंड का मतलब कि मानसून के साथ आना, मानसून के साथ जाना। जब हवा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अपना बोट लेके चले जाओ, तो बिना ईंधन के ही आप आराम से पहुंच जाओगे दूसरी जगह पे। जैसे ढलान पे, आप इंक्लाइन पे, मोहित कुमार अपनी स्कूटी को लेता है और इंजन को बंद कर दे, तो क्या पेट्रोल लगेगा? मान लीजिए ये 20 किलोमीटर लंबा है और ऐसे है, तो मोहित कुमार को यहाँ पहुंचने के बाद पैसा लगेगा ही नहीं। जी, बाल हेल्प करता है, जिस दिशा में जाए वहां उस दिशा में मोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, विपरीत नहीं हो सकता पाल से, बिल्कुल। पाल का मतलब जो जो नदी के ऊपर बोट के ऊपर में जो झंडा जैसा लगा रहता है ना, कभी इसको इस दिशा में मोड़ दीजिए, कभी इस दिशा में, तो उसको रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक पवन का प्रभाव के कारण पूर्वी खंड, अब ये देखो, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, तो पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों का जो, इस खंड की तुलना में ये वाला खंड जो है ये ज्यादा गर्म होता है। अब यही गर्म क्यों होता है बॉस? क्योंकि सूर्य जो है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है।
तो सागर यहाँ पर, ये जो महासागर है वो पहले पश्चिम पे पड़ रहा है ना ये। हालांकि पूर्व पश्चिम जैसा कुछ होता नहीं, मैं हम समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे सूरज, हम लोग, एक गलत ही फैक्ट है बट इसको समझने के लिए पढ़ते हैं, मान के चलते हैं कि सही है। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, क्या वाकई में ये लाइन सही है टेक्निकली? सूरज उगता भी है, सूरज का उदय होता है? नहीं। सूरज का अस्त होता है? नहीं। तो सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं भैया? हमारे लिए वो सामने आ रहा है तब हम उसको उदय मानते हैं। जी, वेरी गुड। चले शशांक जी, तो पश्चिम वाला ज्यादा गर्म होगा पूर्व के कंपैरिजन, बिल्कुल सही बात। और शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन जो है, पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंड अधिक गर्म होते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अब देखो, ये वाला जो क्षेत्र था ये उष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, अलग अलग। अब यहाँ पे पहले समझना, इसको मैं थोड़ा सा और साफ करके बना दे रहा हूँ, आप, टाइम लगेगा लेकिन एक बार क्लियर हो गया, लाइफ सॉर्टेड है, फिर आप मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखो, ये शीत कटिंग, ठीक है, ये शीतोष्ण, ऐसे समझ लो। या, यहाँ पे जो समुद्र तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर हम इंग्लैंड के पास से, अगर हम यहाँ से 0 डिग्री कर देते हैं यमुनोत्तर में, तो यहाँ वाला एरिया क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला एरिया में, इस बेल्ट में, उष्ण कटिबंधीय में, महासागर क्या हो रहा है? पश्चिम का महासागर गर्म है, पूर्व का क्या है? ठंडा है। लेकिन इस बेल्ट में ये ठंडा है महासागर, और इस बेल्ट में महासागर ये वार्म है, गर्म है। अब क्लियर हो गया? अब इन दोनों का रीजन समझ लो। वेस्ट में क्या होता है? ये व्यापारिक पवनों के कारण, और इस बेल्ट में पश्चिमी पवन जो है, इसके कारण ऐसा हो। ये बात समझ में आ गई? फिर से एक सवाल, कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो ज्योग्राफी में यूपीएससी क्या मांगता है भाई? यही तो बता रहा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, और महासागरीय तापन का प्रभाव क्या क्या है, ये टॉपिक है बेसिकली। तो जो ओशियन करंट है और विंड फ्लो, ये प्राकृतिक महासागरों के विभिन्न भागों में तापमान को, टेम्परेचर को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स जो है, ये उष्ण कटिबंधीय महासागर के तापमान को प्रभावित करेगी, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो ठंडा करे या गर्म करे, ठीक है। तो व्यापारिक पवनी क्या करती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में भूमध्य रेखा के पास लो प्रेशर बनाती है, लो प्रेशर में चलती है। कौन से एरिया में? वापस आओ, इस एरिया में अगर चल रही है तो लो प्रेशर है, प्रेशर नहीं है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कल भी बताया था, ठीक है। चलो, तो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में व्यापारिक हवाएं जो है, समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती है। अब यहाँ वाली जो है, क्योंकि ये पश्चिम की ओर क्यों धकेल रही है बॉस? क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्लियर? अर्थ का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो फिर आपका सवाल होगा कि जब पूरा का पूरा डाइवर्ट हो रहा है तो फिर इस बेल्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अभी बताऊंगा। तो जिससे महासागर का जो वेस्टर्न ओशियन रीजन है और ईस्टर्न जो ओशनिक जो रीजन है, उसकी तुलना में ये गर्म हो जाता है, यानी पानी यहां से यहां घूम गया, क्योंकि ये एरिया जो है 0 डिग्री वाला जो है इसी के पास में है और ये गर्म है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पैसिफिक है, यानी फिलीपींस और इंडोनेशिया वाला जो है ईस्टर्न पैसिफिक, पेरू और इक्वाडोर की तुलना में गर्म रहेगा, ठीक है।
इसका प्रभाव क्या है? वॉकर सर्कुलेशन। और अल नीनो या ला नीना का प्रभाव को भी जोड़ा जाता है, यानी कुड भी, ये वो हो सकता है, पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, हो सकता है। अभी हमने, ध्यान से समझ लीजिएगा, मानसून क्यों आता है, क्यों चला जाता है, इसका बहुत ही छोटा छोटा हमने कुछ रीजन जान पाए, पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, 2025 में चल रहे हैं, पर अभी भी, क्योंकि पूरी तरह से प्रकृति को समझना लगभग नामुमकिन है। कई बार 5 साल में एक बार जो है ला नीना कभी आ जाएगा, कभी अल नीनो आ जाएगा। तो प्रकृति मनमौजी है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। चलिए चलिए, वेस्टर्लाइज समशीतोष्ण महासागर, अब इस पर थोड़ा सा आते हैं। सब ट्रॉपिकल, अब ये प्रेशर कितना है, जैसे जैसे हम ऊपर गए, क्या बताया था अभी मैंने, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर में। तो हाई प्रेशर होगा, उप ध्रुवीय निम्न दाब वाला बेल्ट, यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर बढ़ती है। और ये हवाएं जो है, ये महासागर में गर्म जल को महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पहुंचने में मदद करती है, जिससे कि महासागरों के ईस्टर्न जो पार्ट है वो अधिक गर्म हो जाता है, महासागरों का ईस्टर्न पार्ट। क्लियर। तो अब नॉर्थ अटलांटिक में देखिए गल्फ स्ट्रीम, ये सब क्या है, गर्म समुद्री जलधारा है, ये अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को गर्म करती है। इसी तरह से नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है, अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक है, ये प्रशांत है, ये अटलांटिक है, ध्यान रखिएगा। क्यूरोशो जापान वाला, जापान और अमेरिका के बीच में वेस्टर्न कोस्ट को प्रभावित करती है। अब आप बोलोगे सर जापान और अमेरिका क्या, भैया पृथ्वी है गोल, यहाँ पे है यूएसए और यहाँ है जापान। बट एक पेपर में, अगर आप पेपर में देख रहे हैं तो आपको इतना दूर दिखेगा, लेकिन पेपर को, एक उस पेपर को आप फोल्ड, रोल कर दो, जैसे कहते हैं ना वो स्प्रिंग रोल, है ना, सिलिंड्रिकल कर दोगे, गोल कर दोगे, सिलेंडर की तरह कर दोगे, तो ये पेपर पूरा राउंड कीजिएगा तो ये बगल में हो गया, है ना। चलिए, तो रट लो यार इसको, बता दिया, हो गई बात खत्म। क्लियर है सभी को? गुलाब शालवी जी, गुलाब शालवी जी, ज्योति जी, मोहित कुमार, चलो, बस इतना को ही। अगर एक चीज और बता देता हूँ, एक तरीका, अ, आपको फिर से रिवीजन करना है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, वीडियो तो देख लिया आपने, क्लास ले ली, वीडियो देख लिया, जो भी है, अब इसको स्पीड, यूट्यूब में वो स्पीड मोड भी आ जाएगा। आप क्या करोगे, स्पीड मोड में जाके, भूल जाओ अभी एग्जामिनेशन तक कि मेरा सब्सक्राइबर और वो सब क्या है नहीं है, आप उसको स्पीड मोड में 1.5 कर लो और सुनो। तो 1.5 घंटे की क्लास 40 मिनट में, 30 मिनट में हो जाएगी यार, बात खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, गुलाब शालवी जी, बिल्कुल बिल्कुल, डाउट बताइए, बताइए कहाँ पे डाउट है, बताइए बताइए बताइए। कहाँ पे डाउट है? बताइए बताइए। वेस्टर्लाइज, ठीक है, वापस आते हैं। ये है आपका, कहाँ गया, अरे यार मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा, या मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ।
हाँ, अच्छा, ठीक है। पछुआ हवाएं, आपका जो सवाल है गुलाब शाह जी, ट्रेड विंड जो है, वेस्टर्लाइज पछुआ हवाएं जो है, और समशीतोष्ण। तो पछुआ हवा जो है ये हाई सब ट्रॉपिकल में जाएगा, उपोष्ण में। यहाँ यानी कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है। तो प्रेशर क्या होगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। अब हाई प्रेशर से और हाई, अब उपध्रुवीय का निम्न जो, ये उपोष्ण है। अब ये लो प्रेशर हो गया किसके कंपैरिजन, हाई प्रेशर के, इसके कंपैरिजन उपध्रुवीय निम्न दाब। उपध्रुवीय, ध्रुवीय नहीं दिया है यहाँ पे गुलाब शालवी जी। ध्रुवीय में क्या होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे उपध्रुवीय है यानी उसके नीचे, तो वहां पे लो प्रेशर होगा। और नीचे जाइएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। पर कंपैरिजन दिया यानी तुलनात्मक रूप से। अगर हम ट्रॉपिकल से बात करें तो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में जाइएगा तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, सब ट्रॉपिकल में। उपध्रुवीय से ध्रुवीय की तरफ जाइएगा तो कम प्रेशर, लो प्रेशर कहाँ होगा, उपध्रुवीय में। ठीक है। तो हवाएं कैसे बहती है, विंड का आप वो वाला चैप्टर एक बार देख लीजिएगा, आज मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। आप उसमें भी देख सकते हैं हवाएं कैसे बह रही हैं। ठंडी हवा जो देखिए यहाँ से 0 डिग्री से हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ बह रही है, और ध्रुवों से जो हवाएं जो है हेवी है, वो उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है। तो ये रोटेट होते रहेगा, ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। ठीक है। प्लस पृथ्वी, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। दोनों चीजें हो गई। यहाँ पे है कि पछुआ हवाएं और समशीतोष्ण का तापमान। तो ये हवाएं क्या करती हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब बेल्ट की ओर बहेगा, यानी पछुआ हवाएं जो उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट से उपध्रुवीय निम्न दाब बेल्ट की ओर बहेगी। पछुआ हवा तो यहां से, यहां से हर जगह से जो भी हवाएं हैं वो तो जो भारी है, पहले से ऐसे समझिएगा, जो ठंडी हवा है वो भारी है, तो दाब क्या बनाएगी, प्रेशर हाई बनाएगी। जिस रीजन में डिपेंड करेगा कि किस रीजन में बह रही है। पछुआ हवाएं 0 डिग्री पर क्या होगी, क्या वो हाई प्रेशर बनाएगी, नहीं, लो प्रेशर बनाएगी। लेकिन अगर हम उसको ऊपर लेके जाएं तो कोई भी हवा, कोई भी हवा की बात करें, उसमें नमी नमी की मात्रा होगी, जलवाष्प ज्यादा होगा, तो प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, डिपेंड करेगा बेल्ट पे। ठीक है, किस बेल्ट पे है वो। तो ये हवाएं गर्म महासागरों में गर्म जल को महाद्वीपीय के पश्चिम तट पर पहुंचने में मदद करती है। तो कोस्टल लाइन एरिया हो गया। ठीक है गुलाबशाल भी जी। चलिए अब आते हैं लीफ लीटर। अच्छा ठीक है, पत्ती कूड़ा और अन्य जो जीवों में बायोम की तुलना में तेजी से, यानी लीफ लिटर जो है, पत्ता जो है जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। जी बिल्कुल होती है, हॉट होती है, अपोजिट होती है, लाइक गर्म हवा से ठंडे करने की। वेरी गुड, वेरी गुड शेखर जी, ठंडी हवा होती है, हवा ठंडी से गर्म की तरफ जाएगी, इसी कॉन्सेप्ट पर चक्रवात। वेरी गुड। बट चक्रवात बनेगा लो प्रेशर पे। चक्रवात कहीं भी फॉर्म होगा, कभी भी वो हाई प्रेशर पे नहीं होगा। और चक्रवात वही फॉर्म होगा जब अचानक गर्म हवा ऊपर उठेगी और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आएगी, और ये क्रम इतना स्पीड से होगा कि चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये सवाल में इतना टाइम आपको लग रहा है समझने में, इट मींस कि आपने ज्योग्राफी में को थोड़ा सा अभी और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक। हालांकि 2-4% आपको हेल्प हो जाएगा क्विक रिवीजन में, जो मैं आप लोगों को आज पिक्चर जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है, वापस आते हैं इस टॉपिक पे। पत्ती कूड़ा यानी वही लीफ जो है जल्दी से डिकम्पोज होता है। पेड़ों के अतिरिक्त वन के विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या इपिफाइड
के रूप में पनप कर पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर वहां स्थापित हो जाते, प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ जमा लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ये है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्ण का मतलब गर्मी हो गया और 0 से ऊपर हो गया, 23.5 डिग्री के आसपास। बारिश बहुत ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी, पेड़ इस रीजन में पेड़ कैसे होंगे, क्लाइमेट कैसा होगा, एक्सट्रीम वेदर वाला हो। बट यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे जो प्लांट वगैरह जो है, पेड़ जो है वो क्या है, ऊपर पत्ती जो है वहां जाके जम जा रहे हैं और फिर वहां से फिर एक शाखा ग्रो हो जा रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं, उसी से ही क्लियर हो जाएगा। इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आया है तो ये चारों को कम से कम एटलीस्ट देख के जाइए। पत्ती की गिराएंगे शुष्क गर्मी के समय में, बता ही चुका हूं मैं। गरान यानी मैंग्रोव की बात करें, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, सुंदरी वन, है ना। चलिए, इकोसिस्टम का ये महत्वपूर्ण बहुत रिच है ये। 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच स्थित होगा भूमध्य रेखा के। और ये दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इस तरह का वन कहाँ पाया जाता है? वेरी गुड। अब कॉन्गो बेसिन बार बार पूछा है, कम से कम एटलीस्ट 4 बार तो पूछ लिया है, तो मैंने आपको अमेजन बेसिन भी कल की क्लास में करवा दिया। ठीक है, चलिए अब जरा सा देख लेते हैं। तो जो तेजी से डिकम्पोज होगी, तो वहां पे क्यों हो जाती है डिकम्पोज? क्योंकि गर्मी होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है गर्मी के समय में, यही तो होता है, तभी तो दूध खट्टा हो जाता है, ये भी कल बताया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से उसको डिकम्पोज कर देंगे। एपीफाइट बहुतायत में इस क्षेत्र में पाया जाएगा। एपीफाइट क्या होता है? वो पेड़ों की दूसरी शाखाओं में, आप कई सारे पेड़ देखेंगे वहां पे जामुन का पेड़ उगा हुआ है, कुछ और उगा हुआ है, कुछ और छोटा मोटा पेड़ निकल आता है ना। तो सूर्य के प्रकाश पहुंचने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं, झुरमुट बना देंगे और सूर्य का प्रकाश ऐसे आपस में ऊपर में उलझ जाएंगे कि नीचे सूर्य, जमीन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। तो ये विशेषता जो होती है वो भूमध्य रेखा के पास में होती है। अमेजन बेसिन में, कॉन्गो बेसिन, दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया में ये देखने को मिलेगा। जलवायु कितनी होगी? गर्म और आर्द्र ह्यूमिड होगी। 2400 मिलीमीटर वर्षा होगी। वेजिटेशन में सघन डेंस कनोपी होगा, छतरी बना देंगे। महोगनी, आबनूस और रंगाई वाली जो डाई वुड है वो सब उसमें होगा। मिट्टी की बात करें तो ये डिकम्पोज होगी, यहाँ पत्ती डिकम्पोज तुरंत हो जाएगा। और मिक्स नेकेड सॉइल इसमें रहती है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, तो बारिश होने की वजह से मिट्टी से पोषक तत्व तो खत्म हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर कल मैंने क्लास में करवाया है उसी का ही एक्सप्लेनेशन है ये, यानी उसी टॉपिक से संबंधित है ये बात समझ में आ रही है? चलिए, बायोडाइवर्सिटी से समृद्ध है ये। ठीक है, लीचिंग, वेरी गुड गुलाब शाली। तो पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, एपिफाइट और लताएं जो है इन्हीं पर उग जाती है, जमीन तो मिल नहीं रहा है। चलिए, शंकु कॉर्निफोरस फॉरेस्ट की बात करें तो ठंडे स्थानों पे पाए जाएंगे, धीमी गति से सड़ेगी क्योंकि ठंडा है। एपिफाइट नहीं देखने को मिलेगा। शुष्क पर्णपाती की बात करें तो धीरे धीरे ये भी पत्ती गिराने के बाद ये होगा और अक्सर शुष्क और कठोर होगी मिट्टी यहाँ की। मैंग्रोव की बात करें तो ये कोस्टल एरिया में पाया जाएगा। नमकीन पानी के प्रति ये सहनशील होगा, यानी बर्दाश्त कर लेगा। एपिफाइट यहाँ पे नमकीन वाले में एरिया में नहीं होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इसका सही हो गया उत्तर। अब इसका थोड़ा सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो इक्वेटर के पास में है, हॉट एंड ह्यूमिड होगा 24 इंटू, वही रिपीट है। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, एपिफाइट और लताएं होंगी आपको, है ना। तेजी से डिकम्पोज होगा, ये सब इसके फीचर्स थे। सबके फीचर्स मैंने बता दिए। फिर भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में मैंने कुछ और ज्यादा होना चाहिए, दिल मांगे मोह, तो इसी से ही खेलो। मान लो कि मैंने पर्णपाती पर थोड़ा कम दे दिया है, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा आपको एज, मतलब एज
बस एज जो कंटेंट होगा वो देने की कोशिश करना, बाहर से बिल्कुल कुछ मत लेना आप। ऑपरेशन पीरियड में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ऑपरेशन पीरियड में मान लो मैं ऑपरेशन थिएटर में, मेरा पेट डॉक्टरों ने पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, मेरा पेट जो है, स्टमक जो है वो पूरा ओपन है, और मुझे लगा ये नहीं यार, मैं थोड़ा सा ना बाहर जाके चाय पी के आता हूँ, और मैं चला गया चाय पीने, तो क्या होगा? क्या होगा? जवाब सबको पता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। बांध के रखिए, मन नहीं मानेगा, मन भागेगा, दिल क्या है, दिल तो बच्चा है जी, 10 लोगों पे आएगा, 10 चीजों पे जाएगा, बट थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी, काली कपास, वेरी गुड। कपास कहाँ से काली मिट्टी, वेरी गुड। उसकी संरचना किसके टूट फूट के कारण, अपक्षयन के कारण हुई है? तो भैया ये ज्वालामुखी चट्टानों के कारण, ऑब्वियस सी बात है यार। काली मिट्टी, उसको रेगोर सॉयल भी कहते हैं, ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है। दक्कन का प्लाटू इसी से बना है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बेसिकली बना है ये। कपास के लिए ज्यादा होती है, जल धारण की क्षमता, लंबे समय तक रोक के रखेगी, सूखे के समय में भी इसलिए फसल जीवित रह जाती है, यानी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और लाइम से ये इनरिच होता है, ठीक है। इसमें दरारें बन जाती है, हर गर्मी के मौसम में दरारें, क्रैक्स बन जाता है, जिससे कि हवा और नमी अंदर तक पहुंच जाती है और फसलों के लिए लाभदायक होती है। मेजर क्रॉप्स इसमें कपास मिट्टी कहा जाता है, कपास इसमें अच्छे से हो जाएगा। और मोटे अनाज जो है, ध्यान दीजिएगा, ज्वार, बाजरा, तूर, दाल, मूंगफली, गन्ना, गन्ना भी हो जाता है, बट गन्ना बहुत डेंस में नहीं हो रहा है, पर गन्ना भी होता है बॉस, गन्ना भी। एक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में तो गन्ना भी होता है, और वहां का गन्ना जो है, आपको यकीन नहीं होगा, कंपेयर करके देखिएगा, लगेगा बांस है, बैम्बू, उतना मोटा होता है। यूपी, बिहार, झारखंड में देखोगे तो यार वो तो डंडे की तरह होगा, छोटा सा पतला सा, ठीक है। चलो, तो मिट्टी का ये फॉल सॉइल फॉर्मेशन है, मेजर रीजन, और मुख्य फसल क्या क्या है, एक छोटा सा दे दिया, काली कपास, बेसॉल्टिक रॉक, रॉक वेदरिंग से बना है, टूट टूट के, कहाँ कौन सा एरिया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, एक पूरा बेल्ट हो गया ये लगभग। ये देखो, एमपी, गुजरात, इसके जस्ट नीचे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, महाराष्ट्र के बगल में आपको कर्नाटका मिल जाएगा, कर्नाटका के जस्ट बगल में आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, यानी पूरा एक रीजन हो गया। कपास, तूर दाल, मूंगफली है ना। चलिए, तिलहन भी होता है। कल को अगर पूछ ले यूपीएससी कि काली मिट्टी में तिलहन होता है, तो जवाब है यस, होता है। क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज चेंज किया तो। ब्राउन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो पर्णपाती तेजी से घटेगा, ये हिमालय और पूर्वी घाट में मिलेगा। सब्जी, गेहूं, मक्का हो जाएगा। लाल रेड सॉइल ग्रेनाइट और सिस्ट से बनेगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड में। हाँ, मैं बोलने ही वाला था, झारखंड में जाओगे ना तो 90% आपको, 90 नहीं तो 70% तो आपको मिट्टी लाल मिलेगी, ठीक है। बहुत उपजाऊ नहीं मानी जाती क्योंकि पठारी क्षेत्र है ना। मोटे अनाज, दाल और मूंगफली के लिए है, ठीक है, अच्छी बात है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो शैल और चूना पत्थर के टूट फूट से बना है, अक्षय होने के कारण पश्चिमी घाट और मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। चाय, कॉफी, काजू के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। ये 3 चीज तो ऐसे भी रट के चलना, इसके डिटेल में, चाय, कॉफी, तंबाकू, काजू, है ना, ये सब यूपीएससी पूछता है। आ जाओ, भूरी मिट्टी फॉर ये वन में, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया, चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आइए, न्यूनतम दक्ष, वाटर लीस्ट एफिशिएंट, यानी सबसे कम पानी। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पानी की एक एक बूंद को क्या कर ले, यूज कर ले, वाटर इफिशिएंट इसको कहते हैं। डिम्पल जी, वाटर एफिशिएंट का मतलब पानी की एक एक बूंद को यूज कर ले, और लीस्ट का मतलब क्या है? सबसे कम, यानी कि पानी बहुत बर्बाद करने वाला है। ऐसा कौन सा फसल है जो सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है? न्यूनतम जल दक्ष, यानी जल दक्षता को, दक्षता से काम नहीं लेता, पानी बहाए जाओ, बहाए जाओ। गन्ना, बताया था, गलत किया था, ठीक है। चलो,
तो कम पानी में अच्छी उपज दे दे, डॉट फसल के लिए भी मानी जाती है। जल कुशल, कुशल पर यहाँ पे क्या बोला, कम। देखो जल कुशल, लीस्ट, जल दक्ष का मतलब क्या हुआ, जल कुशल, लेकिन कम जल कुशल, यानी सबसे ज्यादा पानी इनटेक करने वाला। ठीक है, तो सबसे कम जल कुशल है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो महाराष्ट्र कर्नाटका में खेती हो रही, जल संकट हो गया। अब तो पंजाब आने वाला है, देखिए। सनफ्लावर, वेरी गुड, तिलहन फसल है, ऑयल सीड क्रॉप है, जल कुशल मानी जाती है। अब गन्ने गन्ने को आप ड्रिप सिंचाई से आप नहीं उपजा सकते, धान को आप नहीं कर सकते, बट धान के दूसरे तरीकों से आप कम पानी में भी धान को उगाया जा सकता है। इसलिए इसको जनरली जो भारत में मानसून आधारित कृषि है, इसलिए मानसून के समय में ही धान की रोपाई होती है, क्योंकि धान के खेत में पानी भरा हुआ होना चाहिए, है ना। चलिए, अब आते हैं वाटर सहिष्णु डॉट फसल है, कौन कौन सा है, ये सब आप लोगों ने देख लिया। लाल चना वगैरह, हॉर्स ग्राम है ना, पिजन ग्राम, पिजन पी है ना, रेड ग्राम, हॉर्स ग्राम पूछा यूपीएससी ने। चलिए, रटने वाली चीजें हैं, इसको कर लीजिएगा, बात ही खत्म है। क्लियर है सभी को, अब तो दिक्कत नहीं है डिंपल जी। चलो, सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी, कल फोटो आप लोगों को पिक्चर दिया था कल सिंधु वाला, अब तक तो याद भी हो गया होगा। इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ऊपर के 4 जो है सिंधु के, सिंधु को छोड़ दिया जाए तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ऊपर के 4 जो है, ये भारत में ही इसके ओरिजिन है, बट सतलज नदी का भारत में ओरिजिन नहीं है। क्लियर? कौन सा डैम बना, कौन सा हाइड्रो ये बना है, वो सब देख लीजिए नदी पर, ये सब तो करना होगा। चलो, जम्मू कश्मीर वाला रिपीट क्वेश्चन है, देखो यार, है ना। चलो, रवि कर दिया, रावी होगा या रावी, रावी नदी। चलिए, सिंधु नदी प्रणाली में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 एक में मिल जाती है, जो सीधे सिंधु से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु में मिलती है? नहीं देखो यार, ये जो 4 है, ऊपर के 4, ये डायरेक्ट मिल रही है एक नदी से, लेकिन 5वां जो है वो डायरेक्ट सिंधु से मिलती है। वो नदी कौन सी है? अभी बताया ना, सतलज। सतलज बोल लो, सतलुज बोल लो। क्लियर है? एक मैंने और फैक्ट बता दिया, तिब्बत से निकल रही है, बिल्कुल हाँ। चलिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, क्रम से नॉर्थ टू साउथ बता दिया। तो 5 में से केवल सतलज ही है जो डायरेक्ट मिलती है इंडस से, बाकी सब जो है झेलम में मिल गई और फिर जाके वो मिलेगी। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये पंचरथ के पास सतलुज में मिल जाती है। झेलम जो है ये सिंधु में मिलती ही नहीं है, ये चिनाब नदी में मिलती है। पाकिस्तान में जंग एक जगह है, वहां पे ये चिनाब नदी से मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। चिनाब नदी जो है झेलम और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। रावी जो है ये पंजाब में सराय सिद्धू के पास में चिनाब नदी से मिल जाएगी, रावी चिनाब से मिल रही है। सतलज जो है ये रावी, सतलज और झेलम के सामूहिक जल निकासी होता है। देखो, एक सतलज नदी में रावी, चिनाब, झेलम का सामूहिक जल कहाँ मिल जाता है? सतलज नदी में मिल जाता है, मिठन कोट के पास ये मिलती है, ये भी ध्यान रखना। हो गया, रट लो यार, रटना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, 10% से ज्यादा नहीं रटना है, पीसीएस के तुलना में ना के बराबर रखना है। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960, 1960, याद है ना। चलो, डिडवाना, वही डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा हमारा, है ना, नाम सुना ना। हाँ, चलो, लवण झील के लिए प्रसिद्ध है। डिडवाना से तो नमक ही बन जाता है यार, ये तो एक लाइन देखने से ही मिल गया।
डिस्प्यूटेड है। हाँ, डिस्प्यूटेड नहीं है बॉस। अरे 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 अरे, प्रभु प्रभु प्रभु, शेखर जी, माए बाप की सरकार, कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरी बात सुनिए। आपके पास एक बाइक है घर में, मैं कहूं कि आपके उस बाइक पे डिस्प्यूट है, चलेगा? आपके डॉगी पर डिस्प्यूट है, वो डॉगी मेरा है, या डिस्प्यूट है बोल दिया, तो मतलब मेरा भी हो सकता है, किसी भी एंगल से हो सकता है। आपने कमांड दिया, उसने मुझे काट लिया। अच्छा, आपको डिस्प्यूट हो रहा है, ओके। कहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है बॉस? मैच द फॉलोइंग फैक्चुअल है, तो उसमें डिस्प्यूट का कोई चांसेस है नहीं। कौन कहाँ से में मिल रहा है, किस नदी में मिल रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डिडवाना नमक वाला क्षेत्र है ना, खारी झील। हाँ, जी 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 जी, आप अपना क्वेश्चन रख दीजिए, बिल्कुल हम देखेंगे। हाँ, तो गुरु जी, दोनों देश मेरा क्या है, मेरा एक आईडीडी रहे हैं। दोनों देश मेरा 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 करके। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरा मेरा नहीं है उसमें, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है बॉस। कौन सी नदी का पानी कौन यूज करेगा, कितना परसेंट यूज करेगा, ये 1960 का जो जल समझौता हुआ उससे ये गवर्न होता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। 3 नदियों का पानी इसमें ये पाकिस्तान यूज करेगा, 3 का हम यूज करेंगे। भारत इतना निकम्मा देश है कि अपना पानी भी वो पाकिस्तान को दे रहा है, और पाकिस्तान इल्जाम लगाता है हम पर, इल्जाम तराशी, कि वो ज्यादा पानी छोड़ देता है, वर्ल्ड बैंक में चला जाता है हर बार। क्योंकि रन ऑफ रिवर पे आप डैम नहीं बना सकते, उसकी पानी धारा को मोड़ नहीं सकते, तो पाकिस्तान जब भी भारत कुछ करने की कोशिश करता है तो हमेशा मुकदमा ले जाके, डिले टैक्टिस कहते हैं इसको। उसको भी पता है कि वो गलत है, 10 साल लेकिन लगेगा इसमें, ठीक है, अच्छी बात है। 10 साल तक तो हम अपने प्रोजेक्ट को रोक लिए, 10 साल तक आपके घर को बनने नहीं दिए, है ना, इस टाइप की। वही अभी गांव गांव वाली मेंटालिटी नहीं है आपकी जमीन पे, चलो थोड़ा सा ज्यादा, बस। डिस्प्यूट नहीं है कहीं पे। डिस्प्यूट तब, ऑब्जेक्शन तब होता है जब आप उस रिवर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिससे कि उसके फ्लो में कुछ चेंजेस आ सकता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, डिस्प्यूट नहीं है। कौन से 3 नदी है वो भी देख लीजिएगा। कौन से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है, कौन से 3 नदियां का पानी हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो खारी झील की बात करें, सैलाइन लेक की बात करें, और पलाया लेक। तो पलाया या खारी झील जो है, दोनों का एक नाम है, लैंडलॉक्ड वाटर बॉडीज होती है। लैंडलॉक्ड होती है मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई, तो सॉल्ट जम जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, वर्षा का जो भी पानी आएगा वो कहीं और जाएगा नहीं, और भाप बन के उड़ जाएगा पानी। तो जल को संचित करती है, कोई अलग से कोई उसका ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, तो स्थायी जल प्रवाह नहीं होता है, तो इसीलिए वो सलाइन हो जाएगी, नमक बच जाएगा। तो राजस्थान में ऐसी कई सारी खाले, सांभर झील, डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू झील जो है सीकर में है, शेखावटी में, है ना। चलिए, तो भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, रामसर साइट में ये है, नमक प्रोड्यूशन प्रोड्यूस होता है। ग्लेशियर की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, अगर सियाचिन है, फिर गंगोत्री है, मिलम है, जेमू है, ये सब ग्लेशियर है। यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है, आंसर उसका सियाचिन ही होता है ना। चलिए, मैंग्रोव की बात करें तो ये सुंदर भितरकनिका, पिंचवरम और माहिम क्रीक में पाया जाता है, गुजरात वाला। ठीक है, माहिम क्रीक। ठीक है, रामसर साइट की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि है। कहाँ कहाँ पे है, अभी कितने हैं रामसर साइट? सांबर तो है बट बाकी नहीं है। खारी झील तो राजस्थान की खारी झील ही है, डिडवाना, सारगोल, खाटू, है ना। क्लियर, चलो, ये रट लेना। अब रट्टाफिकेशन है, चलो। दम फूल गया।
कल इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये 55 पेजेस हो चुका है हमारा, 139 पेजेस है, ये लास्ट है। अच्छा चलिए, तो लास्ट है तो करवा देते हैं इसको। चलिए ठीक है, मुझे पता नहीं चलता ना कि लास्ट कौन सा है। चलिए इसको भी करवा देते हैं। थोड़ा सा, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। गर्मी काफी है। हाँ, चलिए। कौन कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है, ये देखो, ये पूर्वी घाट यहाँ से निकल रही है। अब देखो, कहीं भी कोई मेजर जो रिवर है उसका नाम नहीं है। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा पूर्वी घाट से निकल रही है। ठीक है, नागावली और वंशधारा निकल रही है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो है, दो घाट है। बाकी तो और भी अलग अलग पठारी क्षेत्र से निकल रही है। ठीक है, पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला है ये। समानता यहाँ से नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी की बात करें, अब देखिए सिर्फ स्रोत क्या है। ब्राह्मणी नदी कोयल नदी और शंख नदी के संगम पे है, राउरकेला बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नहीं ये निकलती है वो ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा। नागावली कालाहांडी उड़ीसा वाला है, स्वर्ण रेखा झारखंड रांची के पठार से, और वंशधारा जो है ये भी कालाहांडी उड़ीसा से। ठीक है, ये वही कालाहांडी है जहां पर माल न्यूट्रिशियस, भूखमरी बहुत ज्यादा थी। कालाहांडी उड़ीसा का बहुत बदनाम रहा है ये क्षेत्र। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का स्रोत कोयल और शंख नदी के पास में बता दिया गया। नागावली वही कालाहांडी, ऊपर बता दिया गया है, देख लीजिए, रांची का पठार से निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, ऊपर सब बताया गया है। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। दो दो तीन तीन बार इसको रिपीट कर दिया गया है ताकि आप इसको पढ़ सके, मजबूरी में। दो बार पढ़ना हो जाएगा। अगर एक बार रिवीजन ले रहे हैं, अगर आप मान लीजिए खुद से एक बार पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने दो बार पढ़ लिया। शेखर जी, आपने दो बार पढ़ दिया, इसको पढ़ा और फिर इसको पढ़ा, तो ये दो बार हो गया। अगर मैं कहूँ इसी को दो बार पढ़ो तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसे पढ़ा तो एक ही चीज को आपने दो बार पढ़ लिया, है ना। क्लियर है सभी को? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल।